बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लॉ स्टूडेंट्स प्लेटफॉर्म। दोस्तों, आज हमारा टॉपिक है इकोनॉमिक्स से इन्फ्लेशन का। इन्फ्लेशन क्या है? इस वीडियो में हम इन्फ्लेशन और उसके टाइप्स पढ़ेंगे। इन्फ्लेशन को अगर उर्दू की मीनिंग हम इसकी देखें तो उर्दू में इसकी मीनिंग है महंगाई। ठीक है, अब हम इसको पढ़ते हैं कि इन्फ्लेशन की डेफिनेशन क्या है। इन्फ्लेशन इज द इंक्रीज इन द प्राइस लेवल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड डिक्रीज इन द परचेजिंग वैल्यू ऑफ मनी इन एन इकोनॉमी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। यानी कि जब जो चीज़ें हैं, गुड्स हैं, सर्विसेज हैं, उनकी प्राइस में इजाफा हो जाए और हमारा परचेजिंग वैल्यू ऑफ मनी, जो हमारे पैसे का वैल्यू है, वो कम हो जाए तो हम उसको इन्फ्लेशन कहते हैं। अब छोटा सा एक मिसाल ले लेते हैं। अगर आज मैंने एक चीज़ ली 50 रुपये में, ठीक है, और एक महीने के बाद वही चीज़ मुझे 70 रुपये में मिली, ठीक, तो अब क्या है, यानी कि चीज़ तो वो वही है, ठीक है, लेकिन यहाँ हमारे जो पैसे का वैल्यू है, परचेजिंग वैल्यू ऑफ मनी है, वो कम हो गया। यानी कि वही चीज़ मुझे आज 70 रुपये में मिली, ठीक है। यानी कि जब चीज़ों की जो रकम है, कीमत है, वो बढ़ जाए और हमारे हमारे जो पैसे का वैल्यू है वो कम हो जाए। यानी कि बेसिकली इसका मीनिंग यही है कि जब हमारे पैसे का वैल्यू कम हो जाता है तो जो चीज़ें हैं वो महंगी हो जाती हैं, तो उसको हम इन्फ्लेशन कहते हैं। अब दूसरा एक मिसाल ले लेते हैं कि हम जब छोटे थे तब अगर हम समोसा लेते थे तो वो 2 रुपये में मिलता था, ठीक है। अब वही समोसा हमें आज 20 रुपये में मिल रहा है, ठीक। तो यानी कि समोसा तो वही है, लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमको वो चीज़ महंगी मिल रही है। यानी कि हमारे पैसे का वैल्यू जो है, परचेजिंग वैल्यू ऑफ मनी कम हो रहा है। इसी को हम इन्फ्लेशन कहते हैं। अब हम इन्फ्लेशन के टाइप्स पढ़ते हैं। आप उसको टाइप्स भी कह सकते हैं, काजेज़ भी कह सकते हैं, या रीजंस भी कह सकते हैं, यानी कि टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन या काजेज़ ऑफ इन्फ्लेशन। पहला इसका टाइप है डिमांड पुल इन्फ्लेशन। यानी कि इन्फ्लेशन काज क्यों होती है, तो पहला उसका टाइप ये है कि डिमांड पुल इन्फ्लेशन है व्हेन द एग्रीगेट ऑफ डिमांड इज हायर देन एग्रीगेट ऑफ सप्लाई। यानी कि जब डिमांड का मिकदार सप्लाई के मिकदार से बढ़ जाए तो इन्फ्लेशन काज होती है, ठीक। अब मिसाल के तौर पर हम एक दुकान पे गए, वहाँ सिर्फ एक ही टीवी पड़ी थी और ख़रीदने वाले 5 लोग थे, ठीक है। अब 5 लोग डिमांड कर रहे थे, यानी कि वहाँ डिमांड ज़्यादा थी लेकिन सप्लाई कम थी। सप्लाई यानी कि एक टीवी थी और ख़रीदने वाले 5 थे। यानी कि जब डिमांड बढ़ जाए सप्लाई से, तब जो है इन्फ्लेशन काज होती है। तो अब दुकानदार के सामने अगर 5 लोग डिमांड करेंगे उस टीवी की, तो वो तो अपनी जो है मर्ज़ी की रकम बताएगा, तो वो अपनी मर्ज़ी की रकम बहुत ज़्यादा बताएगा। यानी कि डिमांड अगर उसकी ज़्यादा है तो वो रकम भी ज़्यादा बताएगा। तो डिमांड की वजह से जो है यहाँ इन्फ्लेशन काज हुई। दूसरा मिसाल है, यानी कि जो रेनी सीजन्स होती हैं, रेनी सीजन्स में बहुत सारे क्रॉप्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, ठीक है। डिस्ट्रॉय हो जाते हैं तो उनकी सप्लाई कम हो जाती है और उनकी डिमांड ज़्यादा हो जाती है। अब जो क्रॉप्स हैं, यानी कि गंदम का आटा हो गया या चावल हो गए, उनकी जो सप्लाई कम होगी तो डिमांड ज़्यादा होगी। लोग मुल्क में ज़्यादा होंगे तो वो ज़्यादा ख़रीदना चाहेंगे उस चीज़ को। ज़्यादा ख़रीदेंगे तो वो उनकी जो रकम है वो ज़्यादा हो जाएगी, तो इससे भी इन्फ्लेशन काज हो जाएगी, ठीक है ना। या फिर रेनी सीज़न नहीं है, लोग जो है स्टॉक करते हैं, घर में रख देते हैं कि जब महंगे हो जाएंगे तो हम वो तब हम उसको भेजेंगे। वो तो उनके घर में पड़े रहेंगे, तो उसकी सप्लाई ज़्यादा हो उसकी जो है सप्लाई कम हो जाएगी और लोगों की डिमांड ज़्यादा हो जाएगी, तो उसकी रकम ज़्यादा हो जाएगी। अगर और रकम जो ज़्यादा हो गई तो ये इन्फ्लेशन काज होगी, ठीक है। दूसरा रीज़न है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। व्हेन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन विल बी एक्सपेंसिव देन प्रोड्यूसिंग थिंग ओनर विल सेल इट एट हाई प्राइसेस। यानी कि जब फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, यानी कि जो रॉ मटेरियल है वो ही जब महंगा मिलेगा तो जो चीज़ है वो भी महंगी बेची जाएगी। मिसाल के तौर पर अगर एक फैक्ट्री या एक कंपनी मोबाइल्स बनाती है और मोबाइल्स का रॉ मटेरियल ही अगर उनको महंगा मिलेगा, तो वो मोबाइल भी महंगी भेजेंगे। तो ये रीज़न है कि कास्ट पुश इन्फ्लेशन, यानी कि अगर कास्ट बढ़ेगी तो जो है इन्फ्लेशन भी बढ़ेगी। इसमें कहता है प्राइस लेवल इंक्रीज ड्यू टू इंक्रीज इन द कास्ट ऑफ रॉ मटेरियल। अब इसी का दूसरा मिसाल है लेबर स्ट्राइक। इसको वेज पुश इन्फ्लेशन भी कहते हैं। यानी कि जब किसी भी फैक्ट्री में, इंडस्ट्री में या कंपनी में जो लोग मजदूर लेबर काम करते हैं, वो जब स्ट्राइक करते हैं कि हमारी जो है सैलरीज बढ़ाई जाएं, तो उनकी स्ट्राइक की वजह से वो फैक्ट्री उनकी सैलरीज बढ़ाती है, ठीक है। उनकी सैलरीज बढ़ाती है तो जो चीज़ वहाँ बनती है, उनकी सैलरीज बढ़ाने की वजह से वो चीज़ वो जो है महंगी कर देती है, महंगी करती है, तो ये भी इन्फ्लेशन काज होती है, ठीक। अब तीसरा काइंड है या काज है करेंसी इन्फ्लेशन, ठीक है ना। इसको मॉनेटरी इन्फ्लेशन भी कहता
कहा जाता है सिचुएशन इन विच मोर मनी बिकम्स अवेलेबल विदाउट इंक्रीजिंग इन द प्रोडक्शन ऑफ सर्विसेज काजिंग द प्राइस टू राइज। यानी कि जब ऐसी सिचुएशन, जब मुल्क में प्रोडक्शन से ज़्यादा पैसा बनाया जाए तो भी इन्फ्लेशन काज होती है। मिसाल के तौर पर अब स्टेट बैंक इतने पैसे बनाती जा रही है जितने नेचुरल रिसोर्सेज या सर्विसेज मुल्क में हैं ही नहीं, उससे भी ज़्यादा अगर वो पैसे बनाएगी तो इन्फ्लेशन काज होगी। अब इसका एक छोटा सा मिसाल ले लेते हैं। मिसाल के तौर पर एक मुल्क है, वो सिर्फ 100 किलो गंदम दे रहा है, ठीक। अब उस मुल्क में सिर्फ 100 किलो गंदम के नेचुरल रिसोर्सेज हैं, 100 किलो गंदम आई और स्टेट बैंक ने, उस मुल्क की स्टेट बैंक ने 100 रुपये जो है इशू कर दिए, ठीक है। अब उसने 100 रुपये इशू कर दिए तो यानी कि 1 रुपये में 1 किलो होगा, ठीक, 1 रुपये में 1 किलो। लेकिन अगर वहाँ पर उसने 100 किलो ही गंदम है लेकिन स्टेट बैंक ने 1000 रुपये इशू कर दिए, तो अब ऑटोमेटिकली वो 1 किलो 10 रुपये में हो जाएगा। तो यानी कि पैसे का वैल्यू कम हो जाएगा और चीज़ तो वही है, वही चीज़ हमें महंगी मिलेगी। तो ये भी एक काज है करेंसी इन्फ्लेशन का। यानी कि जब पैसा बढ़ जाएगा तो टू मच मनी विल चेज फ्यू गुड्स, यानी कि जो ज़्यादा पैसा है वो कुछ चीज़ों के पीछे भागेगा। तो ये मॉनेटरी या करेंसी इन्फ्लेशन का एक काज है। फिर आता है क्रेडिट इन्फ्लेशन, यानी कि सिचुएशन वेयर मेनी पीपल गेट द लोन फ्रॉम बैंक टू बाय गुड्स, फॉर एग्जांपल बाइक, कार, मोबाइल। मिसाल के तौर पर अगर कोई भी कमर्शियल बैंक है वो लोन दे रही है लेकिन लोन पे जो इंटरेस्ट है वो कम ले रही है। अब कम लेगी तो बहुत से लोग वो जो है वहाँ से लोन लेंगे तो उनके पास ज़्यादा पैसा आ जाएगा, यानी कि सप्लाई ऑफ मनी इंक्रीज़ हो जाएगी। उनके पास पैसा आ जाएगा तो वो कुछ चीज़ खरीदना चाहेंगे, उनकी डिमांड भी बढ़ जाएगी तो वो चीज़ें खरीदने लगेंगे तो जो चीज़ें खरीदेंगे तो उनकी डिमांड ज़्यादा होगी तो वो भी जो चीज़ें हैं वो महंगी कर देंगे तो ये भी इन्फ्लेशन काज होगी, ठीक। फिर आता है हमारा इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन, यानी कि जब चीज़ें बाहर के मुल्कों से इम्पोर्ट की जाएं और एक्सपोर्ट कम की जाएं, ज़्यादा यानी कि इम्पोर्ट की जाएं, एक्सपोर्ट कम की जाएं, फिर भी इन्फ्लेशन काज होगा। यानी कि हमने जो है 20 लाख के आईफोन वहाँ से मंगवाए, ठीक है, और यहाँ से हमने सिर्फ 10 लाख की गुंदम भेजी, तो ये भी एक इन्फ्लेशन काज कर सकती है। और जो वो वहाँ से चीज़ें आएंगी, इंपोर्ट हम करेंगे फ़ोन्स वगैरह, तो वो भी डॉलर्स की सूरत में आएंगे और हम डॉलर्स के कंपेयर तो कर भी नहीं सकते। और उनकी जो रकम होगी आईफोन की या किसी भी इम्पोर्टेड चीज़ की जो रकम होगी वो हाई होगी, तो ये भी एक इन्फ्लेशन काज कर सकती है, ठीक है। और हाइपर इन्फ्लेशन में यानी कि जो हमारी जो इन्फ्लेशन है वो स्टेबल नहीं होती, यानी कि जल्दी ही गिर जाती है, जल्दी बढ़ जाती है, यानी कि स्टेबल नहीं होती। तो इस वजह से लोगों का एतबार कम हो जाता है करेंसी पे, मुल्क की करेंसी पे, तो लोग मुल्क छोड़ने पे तैयार होते हैं। अब हम इफ़ेक्ट्स पढ़ते हैं, अगर इन्फ्लेशन काज होती है तो इफ़ेक्ट क्या हैं। सबसे पहले तो अगर माइल्ड इन्फ्लेशन है, यानी कि ज़्यादा नहीं है, बीच वाली इन्फ्लेशन है, तो इसमें जो जॉब सीकर्स हैं उनको जो है जॉब्स हासिल करने का मौका ज़रूर मिलेगा, उनको अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अब माइल्ड इन्फ्लेशन में क्या होता है कि डिमांड ज़्यादा होती है चीज़ों की, ठीक है ना, डिमांड ज़्यादा होती है, लोग चीज़ें खरीदते हैं तो फैक्ट्रीज़ वो चीज़ें बनाती हैं वो कम हो जाती हैं, तो उनको और ज़्यादा चीज़ें बनानी पड़ती हैं। यानी कि अगर मोबाइल है उसकी डिमांड ज़्यादा है तो लोग खरीद रहे हैं, ठीक है। तो फैक्ट्री से मोबाइल्स कम हो जाएंगी तो अब उनको जो है मोबाइल्स बनाने के लिए उनको लेबर की ज़रूरत पड़ेगी। वो फिर दूसरे एम्प्लॉयज़ को हायर करेंगे तो उनको भी जो है, जो माइल्ड इन्फ्लेशन में जो जॉब सीकर्स हैं उनको जो है बेनिफिट होगा, यानी कि माइल्ड इन्फ्लेशन में। एक तो ये फ़ायदा है, ठीक है, इसका इन्फ्लेशन का, माइल्ड इन्फ्लेशन का। दूसरा, यानी कि अगर कोई भी बंदा किसी से 1 लाख लेता है, ठीक है, बारो करता है, उससे उधार लेता है 1 लाख, और 1 साल के बाद उसको अगर वो 1 लाख वापस कर देता है, तो उसने 1 साल के बाद अगर उसको वापस कर दिए तो उसको फ़ायदा है, क्योंकि जब उसने उससे बंदे से 1 लाख लिए थे 1 साल पहले, तो तब उस 1 लाख का वैल्यू ज़्यादा था, लेकिन 1 साल बाद उस 1 लाख का वैल्यू कम हो गया। यानी कि उसने तो उसको 1 लाख ही दे दिए, लेकिन उसने जब उसको दिए तो उसको जो है उसका वैल्यू कम था। तो जिसने बारो किया था उसको तो फ़ायदा हुआ, जिसने उधार दिया था उसको फ़ायदा नहीं हुआ। तो ये इसका दोनों के लिए, एक के लिए फ़ायदा है, एक के लिए नुकसान इन्फ्लेशन में। और तीसरा है इन अनहेल्दी, अनमैनेजेबल एंड अनस्टेबल लेवल ऑफ इन्फ्लेशन डिजास्टर फॉर ऑल पीपल लूज फेथ फ्रॉम करेंसी। यानी कि जो अनहेल्दी या अनमैनेजेबल इन्फ्लेशन होती है, पता ही नहीं चलता कब ज़्यादा हो रही है कब कम हो रही है, तो जो लोग वहाँ रोज़ कमाते हैं, रोज़ वाले बिजनेसमैन हैं,
उनको बहुत नुकसान होता है, उनका जो करेंसी से एतबार उठ जाता है, ठीक है ना। वो जो है अपने पैसे सेव नहीं कर सकते, और सेलर जो डेली सेलर्स हैं, डेली अर्नर्स हैं, उनको वो नुकसान होता है, ठीक। और चौथा है वो सेविंग कम करेंगे, लोअर सेविंग करेंगे। और पांचवा है लेस इन्वेस्टमेंट, यानी कि इन्वेस्टमेंट मुल्क में कम करेंगे। यानी कि अगर इन्फ्लेशन ज़्यादा होगी या कम होगी तो जो लोग अमीर होंगे वो तो मुल्क छोड़कर भाग जाएंगे, लेकिन अगर जो नॉर्मल हैं वो भी एक तो सेव कर ही नहीं सकते, और अगर सेव हो भी गए तो वो वहाँ इन्वेस्ट करने से कतराएंगे। तो ये भी है। और छठा है यानी कि क्राइम रेट बढ़ जाएगा, यानी कि अगर इन्फ्लेशन होगी, लोगों के पास खाने को कुछ नहीं होगा, तो वो मजबूरन क्राइम की तरफ भी आएंगे। तो बहुत से इसके नुकसान हैं इन्फ्लेशन के। तो ये रीज़न्स भी थे, काजेज़ भी थे, और हमने इन्फ्लेशन पढ़ी क्या है। उम्मीद है कि आपको इसका कंसेप्ट समझ आ गया होगा। दूसरे इकोनॉमिक्स के वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल में प्लेलिस्ट में जाएं, इकोनॉमिक्स लिखा होगा, उसमें जाके आपको ये वीडियोस मिल जाएंगे, जो कि अक्सर एग्जाम्स में ये सवाल आते हैं, और आप अपना कंसेप्ट क्लियर कर सकते। और अगर आपको इसी टॉपिक के नोट्स चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, उस पर क्लिक करके आप वो नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं और अपने दोस्तों के भी साथ शेयर कर सकते हैं व्हाट्सएप ग्रुप्स में। अगर आपको लॉ के रिगार्डिंग किसी भी टॉपिक की वीडियो चाहिए तो वो टॉपिक लिख के साथ में लॉ स्टूडेंट्स प्लेटफॉर्म लिख के यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो आपको सबसे पहले मेरी ही वीडियोस मिल जाएंगी, जिससे आप अपना इजीली कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं।